हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो आ गए हैं हम लोग आज एक नई वीडियो के साथ, जो कि है हमारे डीपीएससी कोर्स फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईसीसी का है। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की यूनिट 3 का है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे थिंकर्स पढ़ रहे थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसफर्स यूनिट का जो नाम है, जिसमें आज हम करेंगे ताराबाई मोदक के बारे में। हम आज जब पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उनके क्या क्या इम्पॉर्टेंट थे चीज़ें, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, और इसके साथ ही हमारा जो यूनिट 3 का इंडियन फिलोसफर्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चैनल पे बाकी जो फिलोसफर्स हैं उनकी वीडियो भी पड़ी हैं, और हमारे चैनल पे यूसीसी की यूनिट 1 की वीडियो, ईसीसी की भी यूनिट 1 की वीडियो, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की यूनिट 1 की कंप्लीटेड वीडियो चैनल पे हैं। जिसने नहीं देखी हैं वो जाकर देख लीजिए, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ताराबाई मोदक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्या क्या, इनका क्या रोल था, क्या क्या अच्छी चीज़ें इन्होंने करी थी, कैसे करी थी, कब करी थी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज जो है हमारा इंट्रोडक्शन है पहले ताराबाई मोदक का। जो है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 अप्रैल 1892 को ये पैदा हुई थी। शी वॉज अ पाइनियर ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन प्री स्कूल एजुकेशन इंडिया की जो है उसमें। बहुत सारे नए नए चीज़ें, मेथड्स इंट्रोड्यूस करे थे अपनी टीचिंग्स में, और बहुत सारी चीज़ें नई बताई थी। शी इज़ नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ये जो जानी ही अपने जो काम इन्होंने करे हैं प्री स्कूल एजुकेशन में, उसकी वजह से ही जानी जाती हैं। शी वॉज कॉल्ड मॉन्टेसरी मदर बिकॉज शी इज़ पॉपुलराइज्ड इट। मॉन्टेसरी मदर भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मॉन्टेसरी मेथड को फॉलो किया था, बट आगे चल के उसमें इन्होंने चेंजेस करे थे क्योंकि वो मेथड बहुत एक्सपेंसिव था। मारिया मॉन्टेसरी की भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जल्दी ही, अभी बनी नहीं है, डली नहीं है, बट हाँ, ये फिलोसफर्स थिंकर्स सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो आप सिलेबस को लेकर तो टेंशन फ्री ही रहिएगा। अब 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हर विद पद्म भूषण दिया गया ताराबाई मोदक को 1962 में। ठीक है, ये इनका इंट्रोडक्शन है। थोड़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, थोड़ी जो आपको पता है वो लिखेंगे आप क्योंकि ये फिलोसफर्स और थिंकर्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ जाते हैं कभी कभी। ताराबाई मोदक और जीजूबाई बदेका को दे देगा कि डिफरेंस बिटवीन बताइए, या क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, ऐसे करके कुछ दे देगा। तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी 1.5-2 पेज का होना चाहिए, 1.5-2 नहीं तो 1-1.5 पेज तो मैक्सिमम होने चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा अपनी लैंग्वेज में और ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे। मैंने 4-5 पॉइंट ही दिए हैं जो मेन थे इनके, तो आप और चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। ये 4-5 पॉइंट ही नहीं लर्न करके या यही पेपर में नहीं लिख देंगे, क्योंकि ईसीसी का पेपर लेंदी पेपर होता है, बहुत ज़्यादा 100 मार्क्स का होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने मार्क्स को देखकर ही डिज़ाइन करनी है। अब आप कैसा लिख सकते हैं, कैसे आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं अपने बारे में, तो आप उस हिसाब से अपने आंसर फॉर्मेशंस कीजिएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि ताराबाईज कंट्रीब्यूशन टू प्री स्कूल एजुकेशन। अब उनका कंट्रीब्यूशन क्या था प्री स्कूल एजुकेशन में? हम पढ़ तो रहे हैं कि उनका थी वो, उन्होंने ऐसा वैसा के, पर बेसिक उन्होंने क्या किया था कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की फील्ड में, तो हम वो देखते हैं। एक तो पहले बात तो उनका एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन था, बहुत एक नंबर कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने करी। ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेटेड बाय बदेखा। जीजूबाई बदेखा जो थे उनसे ये मोटिवेटेड थी। हमने जैसे जीजूबाई बदेखा वाली वीडियो में भी करा है कि इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया था, ये इनके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी कि बच्चों के लिए इतना अच्छा अच्छा चीज़ें कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्क टुगेदर। जीजूबाई बदेखा और ताराबाई मोदक ने एक साथ काम किया ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 1923 से लेकर 1932 तक इन्होंने साथ में काम किया। नेक्स्ट इज यूज़ लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल्स। इन्होंने अपने मेथड्स में जो इतने भी मटेरियल यूज़ करे टीचिंग के, वो लो कॉस्ट वाले करें। मतलब जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं या आपके आसपास अवेलेबल हैं, उन्हीं चीज़ों से आपको टीचिंग मटेरियल बनाने हैं। ये नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग ओन टीचिंग मेथड्स। अपने खुद के टीचिंग मेथड्स डेवलप करें, अपने खुद के तरीके बनाए कि हम कैसे बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, या उन चीज़ों को उन्हें बता सकते हैं जो इन्हें वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हैं या उन्हें समझ नहीं आती। अब जब उस टाइम पे क्रिटिसिज्म भी था प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर कि ये तो बस रिच बच्चों के लिए होती है, जो लोग अमीर हैं वही प्री स्कूल एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं और अपने बच्चे को प्ले स्कूल्स वगैरह में भेज सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म उस टाइम पे बहुत चलता था।
तो ठीक है, इन्होंने क्या करा, नूतन शिक्षा संघ का बनाया 1926 में। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस मारिया मोंटेसरी टीचिंग मेथड। इन्होंने मारिया मोंटेसरी टीचिंग मेथड भी यूज़ करे, बट थोड़े टाइम बाद उन्हें चेंज कर दिया क्योंकि मारिया मोंटेसरी के जो मेथड हैं बहुत एक्सपेंसिव थे। वो हर इंडियन फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जो लोग गरीब थे, पॉवर्टी पे थे, तो वो लोग इतने महंगे इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते थे ना, अपने बच्चों को इतनी महंगी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते थे। तो इनका मेन था ही यही कि यूज़ लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल्स। तो इन्होंने आगे चल के मारिया मोंटेसरी वाले मेथड्स में भी बहुत सारे चेंजेस लाए, अपने हिसाब से उन चीज़ों को सेट करा, ठीक है। और इन्होंने स्टार्ट ट्रेनिंग कॉलेजेस इन 1925। टीचर्स के लिए भी, टीचर्स को एजुकेशन देने के लिए भी इन्होंने ट्रेनिंग कॉलेजेस बनाए 1925 में। इनको कह सकते हैं ये जो ट्रेनिंग कॉलेजेस थे, ये पहले ट्रेनिंग कॉलेजेस थे जो टीचर्स के लिए बने थे कि टीचर्स बच्चे को कैसे पढ़ाएगी। वरना जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैंने करा है कोर्स, हमें बताया जाता है ना कि बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है, ये करना है। वरना बच्चे को तो कोई भी पढ़ा दे, जिसने डिप्लोमा करा है वो, जिसने नहीं करा वो भी, बच्चे को पढ़ाने में क्या है। बट नहीं, हमें मेथड्स बताए जाते हैं कि इस मेथड से पढ़ाओ या यूज़ दिस, या तो ऐसी चीज़ें इन्होंने अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस में टीचर्स को बतानी स्टार्ट करी कि इस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्ट वर्किंग विद हिम 1923। अब ताराबाई मोदक ने जीजूबाई बदेगा के साथ काम करना कब स्टार्ट करा, 1923 में। फिर कब तक करा, 32 तक इन दोनों ने साथ में काम करा, ठीक है। स्टैब्लिश नियर स्लम इन अर्बन एरियाज। अब इनका क्या मोटिव था कि जो बालवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, ये स्लम एरियाज़ में होनी चाहिए स्टैब्लिश, क्योंकि अर्बन एरिया में तो जो बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर देंगे एजुकेशन, बाय हुक और बाय क्रुक। बट जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके तो पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं, उनको भी नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चे कहाँ से अपनी एजुकेशन लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि जो स्लम एरिया के अर्बन एरिया में जो स्लम एरिया होते हैं ना, वहाँ पे हम बालवाड़ी या आंगनवाड़ी जो भी इस्टेब्लिश करेंगे हम वहाँ करेंगे, ठीक है। साइलेंट रेवोल्यूशन इन ट्राइबल कम्युनिटी कोसाबाद की एक ट्राइबल कम्युनिटी में साइलेंट रेवोल्यूशन इन्होंने चलाया। मतलब उसे कहा जाता है कि उसमें इन्होंने सारे जितने भी स्लम एरिया के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एजुकेशन, हाई मतलब बहुत अच्छे एजुकेशन, उन लोगों के लिए इन्होंने वहाँ काम करा। कोसाबाद जगह है एक वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो था इनका कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, प्री स्कूल एजुकेशन में बेसिकली। और इसके अलावा भी जो आपको पता हो वो आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बारी मिस हो जाती हैं वीडियोस में, या मैं भूल जाती हूँ बताना, बट आप लोगों को याद आती हैं, तो आप अपने आंसर्स में, अपने नोट्स में उस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। मैं बार बार ये चीज़ें इसीलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आंसर फॉर्मेशन एक तो खुद करें, अपने नोट्स खुद बनाएं, और उन नोट्स में अगर कुछ भी ऐसा ना हो कि जो आप छोड़ दें या आपको मार्क्स उसमें कट जाएं आपके, तो आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 2 टाइप ऑफ बालवाड़ी। अब 2 टाइप की होती है बालवाड़ी, इन्होंने जो बनाई 2 टाइप की, एक आंगनवाड़ी करके बनाई और एक सेंट्रल बालवाड़ी। अब दोनों का कभी कभी ना डिफरेंस आ जाता है, ये 2 या 3 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आता है, या तो 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में। तो मैंने उसके लिए भी आप लोगों के लिए बना दिया सेंट्रल बालवाड़ी और आंगनवाड़ी, सॉरी। तो सेंट्रल बालवाड़ी जो होती है ये क्लासेस 5 आवर्स होती हैं डेली। मतलब ये सेंट्रल बालवाड़ी आप मान सकते हो बेसिकली प्रॉपर फुल फ्लैश स्कूल की तरह होता है, और आंगनवाड़ी जो होता है ये ट्यूशन्स की तरह होता है, ठीक है। जैसे ये क्लासेस इसकी 5 घंटे के लिए ही चलेंगी, जैसे स्कूल में होता है ना 6-7 घंटे बच्चा जाएगा ही जाएगा और पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो ऐसी सेंट्रल बालवाड़ी में क्लासेस होंगी 5 घंटे की। आंगनवाड़ी में जो क्लासेस होंगी वो 1 से 1.5 घंटे की ही होगी, जैसे ट्यूशन्स में होती हैं, ठीक है। रेगुलर स्कूल आवर्स, रेगुलर होंगे इसके स्कूल आवर्स। इसमें कन्वीनियंस ऑफ द चाइल्ड, इसमें कन्वीनियंस देखी जाती है। जैसे ट्यूशन्स में बच्चे का होता है ना, स्कूल आपको जाना है 8 बजे जाना है, 2 बजे आना है, वो फिक्स्ड टाइम है, बट ट्यूशन का टाइम अब चेंज हो जाता है। समर वेकेशन में बच्चों का ट्यूशन का टाइम कुछ और होता है, एग्जाम टाइम पे कुछ और होता है, नॉर्मली क्लासेस जब चल रही होती है तब कुछ और होता है। कन्वीनियंस जो चाइल्ड की कन्वीनियंस होती है उस हिसाब से आंगनवाड़ी बदलता रहता है। जो सेंट्रल बालवाड़ी है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होता है, आंगनवाड़ी जो है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं होता है, ठीक है। द चाइल्ड वर ब्रॉट फ्रॉम देयर होम्स टू द सेंट्रल बालवाड़ी। चाइल्ड जो है घर से लेकर जाए जाते हैं, जैसे स्कूल वैन्स लगी होती हैं वैसे ही वो घर से लेकर जाए जाते हैं बालवाड़ी सेंटर्स तक, ठीक है। अब यहाँ जो होता है आर कंडक्टेड नियर टू द चिल्ड्रंस हंट्स अंडर द आई ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। ये जो होता है पेरेंट्स और आई टीचर्स की आइज के पास ही होता है, मतलब घर के बाहर। आंगनवाड़ी मतलब आंगन से आप क्या समझते हो, घर के सामने जो खाली एरिया होता है वहाँ आंगनवाड़ी होती है ना, आंगन उसी को कहते हैं ना।
तो वैसे ही उसी जो खाली एरिया घर के पास दिखा वहाँ पे ही बच्चों को पढ़ा दिया, वहीं पे उन लोगों को बता दिया कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है। तो ऐसे दोनों का यही डिफरेंस है। 2 या 3 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा में नहीं आता। 2 नंबर में आए तो आपको डायरेक्ट बस इतना ही लिखना है। 3 नंबर में है तो पहले बालवाड़ी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि बालवाड़ी बेसिकली क्या होती है, उसके बाद इन दोनों को लिखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बालवाड़ी। अब फीचर्स क्या होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बालवाड़ी की। नियर टू द होम ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे के जो घर है उसके पास होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के घर के बहुत ही ज़्यादा दूर दे दिया कि वो जाने और आने में ही थक जाए, वो कुछ पढ़ ही ना पाए। छोटे बच्चे वैसे भी बहुत जल्दी थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी टायर्ड हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा दूर उनका बालवाड़ी सेंटर होगा तो। ठीक है, सेफ़ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, बच्चे के लिए सेफ़, ये तो मस्ट है। आपको सेफ़ और हेल्दी एनवायरनमेंट तो घर में कहीं पे भी बच्चा हो उसको देना ही है, ज़रूरी नहीं है बालवाड़ी में ही हो, घर पे भी उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अब्यूजिव लैंग्वेज वाला नहीं करना, मार पिटाई वाला नहीं करना है, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए बालवाड़ी का। बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक प्ले ग्राउंड, टॉयलेट्स एंड एक्सेट्रा, बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि बच्चे को परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की बालवाड़ी के अंदर, कि अगर वहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चा ऐसे ही परेशान घूम रहा है, ग्राउंड्स नहीं है, गार्डन्स नहीं है बच्चे के जहाँ खेल सके वो बच्चा। ठीक है ना, इज सफिशिएंट मटेरियल शुड बी अवेलेबल, सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए वहाँ जिससे बच्चा खेल पाए, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाए, अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाए। ठीक है ना, नेक्स्ट इज और फीचर्स आपको पता हो तो आप लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। आपको मैं बार बार यही चीज़ें बोलती हूँ रिपीट मोड पे कि लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, नहीं लिख कर आओगे तो नंबर कट जाएंगे। ईसीसी का पेपर 100 मार्क्स का होता है, बहुत लेंथी पेपर होता है। टाइमली ख़त्म करने की भी आपको आदत डालनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपको लिखने की होगी ना उतना अच्छा आपको एग्ज़ाम में वो हेल्प करेगा। क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में ख़त्म करना काफ़ी बार बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि राइटिंग स्लो हो जाती है और प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन करनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है कि आपको कुछ भी चीज़ मिस ना करो, छोड़कर ना हो, सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। ठीक है, अब टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए बालवाड़ी के। टीचिंग मेथड्स जो होने चाहिए वो डेली एक्सपीरियंसेस होने चाहिए कि बच्चे को एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाना है, एक्सपीरियंस उन्हें देना है हर चीज़ का, अच्छा बुरा कैसा भी हो बच्चा सीखे उस चीज़ से। स्टोरी टेलिंग मेथड होना चाहिए कि बच्चों को न्यू न्यू स्टोरीज सुनानी है जिससे उनका एनहांस हो, कि वो नई नई चीज़ें सीखें और पढ़ें, क्यूरियोसिटी डेवलप हो उनके अंदर। एक्टिविटी मेथड होना चाहिए कि उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करानी है जिनसे उनकी स्किल्स बढ़े, मोटर स्किल्स हो गई या सेंसरी स्किल्स हो गई, कोई भी स्किल्स हो वो इन्हेंस हो, बढ़े। ऑब्जर्वेशन मेथड्स यूज़ करने हैं कि टीचर जो है बच्चे को ऑब्जर्व करे कि जब वो जिस दिन वो आया था और उसके बाद उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड होना चाहिए, ये नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन है बस कि टीचर ही बोले जा रही है या बच्चा ही बोले जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कशन मेथड, डिस्कशन होना चाहिए क्लास के अंदर, वही सेम है क्वेश्चन आंसरिंग और डिस्कशन मेथड, कि बच्चे के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एज अ टीचर, कि आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं, अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप आंसर कर रहे हैं। डिस्कशन क्लास में होना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें डिस्कशन बच्चा कर पाए, या फ्री एनवायरनमेंट हो बच्चे के लिए कि जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल कर पाए कि वो क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, फ्रीडम होनी चाहिए चाइल्ड को, एक कि चाइल्ड एक तो बंधा हुआ नहीं होना चाहिए कि उसे यही करना है या यही करना है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे ही करना है, नहीं, बच्चे को फ्रीडम है कि वो जिस हिसाब से उस चीज़ को करना चाहता है वो कर ले। ठीक है, अपोज टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बच्चे को देनी ही नहीं चाहिए, पनिशमेंट तो किसी भी तरीके से बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए, ना घर में ना स्कूल में ना किसी भी जगह वो जा रहा है वहाँ, क्योंकि पनिशमेंट से बच्चों का जो होता है एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है, बच्चों को अंदर फियर आ जाता है, डर की भावना आ जाती है। तो ये सब पनिशमेंट वगैरह तो बिल्कुल नहीं देनी है बच्चे को, और ना ही बच्चे से तेज़ आवाज़ में बातें करनी है। बच्चा अगर आपसे कुछ कह रहा है उसको आराम से तसल्ली से सुनना है और फिर उस पर रिएक्ट करना है। ठीक है, टीच चाइल्ड विद लव एंड सिंपैथी, बच्चे को जो है प्यार और सिंपैथी से पढ़ाना है, ये नहीं उनके साथ चिल्लम चिक्की मचा के मार पीट करके उन्हें पढ़ाना है, नहीं, बच्चे को जितना प्यार से और सिंपैथी से पढ़ाया जाएगा वो चीज़ों को उतनी जल्दी सीखेगा, क्योंकि मार पिटाई से ना बच्चा ढीठ बन जाएगा, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाएगा कि मैं अब नहीं करूँगा, मुझे पिटाई हो लगेगी मैं पिट लूँगा मैं, बट काम नहीं करूँगा। ठीक है,
सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे को होना चाहिए, मतलब वो खुद सीखे बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन की, मतलब उसे कैसे चीज़ें करनी है, अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करना है, वो खुद अपने आप से ही अंदाज़ा लगाएगा कि सेल्फ डिसिप्लिन मुझे ऐसे बनना है। ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए? रोल ऑफ टीचर तो वैसे भी मैंने सारे ही फिलोसफर्स बताया, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है। तो अभी रोल ऑफ टीचर, तो एक तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर होती है जो फर्स्ट गाइडर होती है बच्चे के लिए, जिससे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है या सबसे ज़्यादा बातें जिसकी मानता है। ठीक है। तो टीचर का रोल जो होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर लर्निंग होनी चाहिए, कि वो बच्चे को चाइल्ड को सेंटर बना के उसकी लर्निंग को प्रिपेयर करे। प्रिपेयर लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करे कि बच्चा उस एनवायरनमेंट में पढ़ पाए, अच्छे से खेल कूद कर ले, जो भी वो उन्हें टीचर एज अ टीचर समझाना चाहते हैं वो समझ जाएं। एनकरेज चाइल्ड टू लर्न, चाइल्ड को एनकरेज करना है कि तुम कर सकते हो। ये नहीं अगर उसने एक बार ही कुछ चीज़ करी और वो गलत करके ले आया तो आप उसको कहोगे बेटा तेरे से नहीं होगा, तू जा बैठ जा अपने कोने पे सीट पे जाके, तेरे बस की नहीं है, तू जा। नहीं, उसे समझाना है कि तुम कर सकते हो, तुम करो, तुम एफर्ट्स डालो, कोई प्रॉब्लम है मैं बताऊंगी, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है पूछो, क्वेश्चन करो, बट तुम कर सकते हो। एनकरेज करना, उसे डिमोटिवेट नहीं करना है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रंस वर्क, रिस्पेक्ट करनी है बच्चे के काम को। अगर बच्चा गलत कर ला रहा है तो उसे ये नहीं कहना कि अबे पागल बावले गलत क्यों कर ले आया, ये ऐसे नहीं ऐसा होना। उसे बोलो कि ठीक है तुमने गलत किया है, एटलीस्ट यू ट्राइड, तो हम इसको दोबारा करेंगे सही तरीके से। ऐसे उसे सही तरीका बताना है कि कैसे होगा। उसको ये नहीं कह देना कि भाई तू गलत कर ले आया, तू बैठ जा, उस पर चिल्लाना, चीखना, मारना, पीटना नहीं है उसे। ठीक है। इंट्रोड्यूस लर्निंग मटेरियल, अब जो भी लर्निंग मटेरियल एज अ टीचिंग एड आप लेकर जा रहे हैं, पहले उसे बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद उसे पढ़ाना स्टार्ट करना है। उसको पहले उसकी नॉलेज देना है कि ये चीज़ ऐसे है, ये मैं ऐसे पढ़ाऊँगी या ये हम ऐसे करेंगे। ठीक है। तो आपको चीज़ें उन्हें बतानी है पहले, उसके बाद उनसे क्वेश्चन आंसर करना है या इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक का स्टार्ट करना है। ठीक है। या नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ कंडक्टेड इन बालवाड़ी। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो बालवाड़ी के अंदर करी जाती थी, या बालवाड़ी जो सेंटर्स थे जितने भी थे वहाँ पे होती थी। पहली तो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ होती थी, हेल्थ की केयर कैसे करनी है, बच्चों का न्यूट्रिशन कैसे पूरा करना है, ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी। लैंग्वेज एंड नंबर एक्टिविटीज़, बच्चों को लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी कि कैसे बोलना, नंबर्स सिखाए जाते थे। आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी जिससे उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती थी और उनका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता था। क्रिएटिव एंड आर्ट एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी उनको। क्रिएटिव मतलब उनकी दिमाग को ना खोला जाता था पूरी तरीके से कि हर उस चीज़ में वो बच्चा काम कर सके जिसे वो डिफ़िकल्ट समझता है। क्रिएटिव बनाते थे उसे आर्ट में, हर चीज़ में, कि उसको अच्छी चीज़ें जल्दी से जल्दी लर्न हो सकें। सेंसरी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होती थी। अपने कितने सेंसेस होते हैं हमारे, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सेंसरी ट्रेनिंग उन्हें कराई जाती थी। फील्ड ट्रिप मतलब उनको नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट कराया जाता था, जिससे कि वो सीख पाएँ चीज़ें और अपने जो बिहेवियर में है उसमें अडॉप्ट कर पाएँ। अगर उन्हें बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जैसे ग्राउंड वगैरह में लेकर जाया जा रहा तो वहाँ वो कितनी डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, वो सारी उन्हें याद हों, अच्छे से देखें, उन्हें समझें कि ये चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा बालवाड़ी का, ये एक्टिविटीज़ इतनी थी हमारी। कितनी, 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज़ हैं। और एक्टिविटीज़ आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। मैं बार बार चीज़ें रिपीट इसीलिए करती हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है। ईसीसी का पेपर बहुत लेंदी होता है, 100 मार्क्स का होता है। आई गेस मैं इसी वीडियो में 4-5 बार बता चुकी हूँ ये चीज़ कि आप लोगों को उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करनी है। तो हमारा ये जो टॉपिक है, यूनिट है, ये टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमारे इंडियन फिलोसोफर्स सारे कंप्लीट हो गए हैं इसी वीडियो के साथ। तो अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम वेस्टर्न फिलोसोफर्स करेंगे और नया कोई सब्जेक्ट की यूनिट 1 भी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, जैसे वीडियो आती है आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। और अपना ध्यान रखो। बाय बाय एवरीवन।